जय हिंद, जय भारत। हिंद की सेना ने अद्भुत काम कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर तकरीबन 100 किलोमीटर तक घुसकर हमारी फौजों ने, भारत की वायुसेना ने आतंकी हमले को नेस्तनाबूद करने वाले एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आतंकवादियों के कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर बहलावलपुर तक जैसे मोहम्मद का भी एक कैंप ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है, जो 100 किलोमीटर एलओसी से अंदर है। हमारा जो ऑपरेशन है वो बहुत टारगेटेड ऑपरेशन है, बहुत वेल कंट्रोल नपातुला ऑपरेशन है, जिसमें किसी भी पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन है। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस तरीके का काम जो हमने कर दिखाया, हमारी सेनाओं ने कर दिखाया, ये भारत की ताकत है। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री ने की कि किस तरीके से पाकिस्तान के मंसूबे थे कि भारत में दंगे भड़काए जाएं। हम लोग पहले दिन से इस बात को कह रहे थे जब पहलगाम का आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और उसमें कपड़े उतरवाकर, पहचान पूछकर पुरुषों की हत्या की गई थी और ये कहा गया था कि जाओ अपनी सरकार को बता दो। खास तौर पर हिंदुओं की हत्या की गई थी कि भारत में दंगे भड़के, भारत का माहौल अस्थिर हो और पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी आका अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाए। लेकिन भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के संपूर्ण विपक्ष को बधाई, भारत के जन जन को बधाई कि इस तरीके से हमने सॉलिडारिटी, एकता का परिचय दिया है। हमने तमाम उन मंसूबों को नाकामयाब कर दिया है जिन्होंने हमारे देश पे एक ऐसा आक्रमण किया था कि न केवल वो हमारे 26 पर्यटक मारे गए बल्कि हमारा देश भी बहुत बड़े खतरे में आ गया था, क्योंकि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश, अगर यहाँ एक भी धागा टूटता है तो देश पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा जाता है। तो भारतीय सेनाओं ने 6/7 की देर रात, जैसा कि अभी सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया गया कि 1:05 से 1:30 तक जो हवाई हमले किए हैं हमारे आला किस्म के जहाज़ों ने, जो हमले किए हैं उसमें 90 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यह प्रारंभिक सूचना है, भी और बड़ी तमाम सूचनाएं आ रही हैं। मसूद अजहर के भी मारे जाने की खबरें हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरीके से ये अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि एक इस तरीके के भी आतंकी थे जिन्हें पाकिस्तान ने बता दिया था कि मर चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है उसके तहत हम उनके ऊपर दबाव पड़ा और आतंकियों को सौंपना पड़ा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की। पूरा देश ये कह रहा था कि हमला कब, और इसका जवाब हमारे देश ने, भारत सरकार ने दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी एवं अहम खबर है। इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी भारत सरकार ने साफ कर दिया है, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि हमने क्यों, पूरे सबूतों के समेत, गवाही के समेत उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें रखा पूरे सबूत। मुंबई हमले से लेकर पहलगाम हमले तक, संसद हमला, पठानकोट हमला, सारा कुछ उन्होंने दिखा दिया कि जिन आतंकी कैंपों पर हमने हमला किया है उन्हीं कैंपों में भारत में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकवादियों की ट्रेनिंग हुई है। कई फिदायीन जहां तैयार होते थे, सियालकोट अब्बास कैंप है, एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। इसी तरीके से 9 किलोमीटर दूर एक कैंप है एलओसी से। इसी तरीके से 30 किलोमीटर लश्कर तैयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन का, जैसे मोहम्मद का, इन तमाम आतंकी संगठन जो बड़े खौफनाक आतंकी संगठन है, फिदायीन तैयार करते हैं, ऐसे आतंकी संगठनों के जो ट्रेनिंग सेंटर थे, जो उनके शेल्टर थे, उन पर भयंकर बमबारी मिसाइल अटैक किया गया है और वो नेस्तनाबूद हो गए हैं। आतंकवादियों के आका त्राही त्राही तौबा तौबा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की। भारत के जन जन को बधाई, इस देश में रहने वाले तमाम उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा, और हमारे मन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर हम लगातार सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को भी देखते हुए हमने जो निर्णय लिया, और लगातार इस कार्यक्रम में और के न्यूज़ इस बात को कह रहा था कि नहीं, हम बिल्कुल टारगेटेड ही रहेंगे। और कल भी हमने इस बात को कहा था कि जो आज मॉक ड्रिल पूरे देश में होनी थी, तो क्या ये युद्ध का सायरन है, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का सायरन है। अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम तिवारी, इस पूरे जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके जो मायने क्या हैं, विदेश मंत्रालय और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस
के मायने क्या संदेश गया है पूरे विश्व में? अनुपम तिवारी। हाँ, नमस्कार उर्वेन जी। के न्यूज के दर्शकों को और तमाम देशवासियों को आज की घटना के लिए बहुत बहुत बधाई। आखिरकार हमने बदला ले ही लिया है, और बदला भी क्या खूब लिया है। आप देखें, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि बहुत प्रेसिजन स्ट्राइक करी गई थी, यानी प्रेसिजन स्ट्राइक के पीछे जो प्लानिंग रही होगी वो बहुत जबरदस्त रही होगी, कितनी शानदार प्लानिंग रही होगी, और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन और भी जबरदस्त रहा है। जहां तक बात रही विश्व की, तो विश्व को देखिए पिछले 15 दिनों से, जब से पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से भारत के पास पूरा समय था पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। और ये जो टारगेट आज सेलेक्ट किए गए, अचानक नहीं सेलेक्ट किए गए। हमको ये समझना पड़ेगा कि इन टारगेट को किसी नजर इनके हमारे रडार पर पहले ही थे, और उसके बाद हमने पूरी प्लानिंग करी, भरपूर समय लिया, और इन बिटवीन विश्व को भी अपना केस समझाने में हम सफल रहे। देखिए, इस घटना के बाद, इस आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, इसके बाद से जो भी विश्व बिरादरी की तरफ से जो भी संदेश आ रहे हैं, वो भारत को इंकरेज करने वाले ही आ रहे हैं। और भारत बार बार इस बात को कह रहा है कि हमने डैमेजेस को बचाने का पूरा प्रयास किया, और उसमें हम सफल भी रहे। यानी हमने अपने निशानों पर ही निशाने लगाए, अपने टारगेट को ही एलिमिनेट किया, लेकिन उसके अलावा हमने एक भी निर्दोष जान नहीं लिए। और ये भारत का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी दिखाता है, और ये भारत की दृढ़ता भी दिखाता है कि किस तरह भारत ने अपने दुश्मनों को एलिमिनेट कर दिया है। और विश्व बिरादरी के पास भी एक साफ संदेश गया है कि भारत जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की नीति पर ही चलेगा, और इस पर चला है, और इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा को भी बहुत दृढ़ रखना चाहता है। तो भारत का जवाब क्लियर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये उन तमाम विश्व के देशों को है जो कि पाकिस्तान का सपोर्ट लेते हैं और जो भारत को इस तरह की कार्रवाई से बचने का संदेश दे रहे हैं। जी अनुपम तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे देश ने जो कार्रवाई की है आतंकवादी अड्डों पर, उसको बहुत अच्छी तरीके से बताया। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री अब्बास, अब वो कह रहे हैं कि भारत इस कार्रवाई को, आगे की कार्रवाई ना करे, रोके, हम कोई जवाबी हमला नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान पर हम विश्वास कर लें क्या? देखिए, अगर हम पाकिस्तान पर विश्वास करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। पाकिस्तान पर विश्वास कर करके ही हमने इतनी सारे जाने खोई, और जो पहलगाम अटैक ने एक बार फिर से हमको इस बात के लिए झकझोरा है कि धारा 370 हटाने के बाद भी हमने ये क्यों मान लिया था कि पाकिस्तान सुधर जाएगा और कश्मीर में कोई आतंकवादी गड़बड़ी नहीं फैलाएगा। हमको इस अप्रोच को बहुत ही प्रिएम्प्टिव रखना था, और हम अब कम से कम ये समझें कि पाकिस्तान की तरफ से सियासतदान क्या बोल रहे हैं, वहाँ के जनरल क्या बोल रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लोग क्या बोल रहे हैं। हमको सबसे ऊपर अपनी सुरक्षा को रखना है, अपने सुरक्षा को रखना है, और उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि भविष्य में इस तरह घटनाएं ना हो पाए। इसके लिए हमको बहुत प्रयास अभी से करने शुरू करने पड़ेंगे। और जैसे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को सीरियसली पहले भी नहीं लिया जाता था, आज भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये एक सतराहट दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक हरलाहट है कि अगर उसने रिटेलिएट किया, बल्कि अगर हम कहें, जो हम अगर सोर्सेस की माने, तो LOC के ऊपर लगातार गोलीबारी आज रात से चालू हो चुकी है। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई बड़ा रिटेलिएशन पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान को पता है कि उसका अंजाम क्या होगा, वो खुद भी जानता है। और भारतीय सेनाओं ने स्पष्ट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक हमको उकसाया नहीं जाएगा, हम रिटेलिएशन में कोलैटरल डैमेजेस को बचाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमको उकसाया और हमारे सिविलियन ठिकानों पर उसने कुछ नापाक हरकत की, तो उसका बदला जबरदस्त तरीके से लिया जाएगा। और हो सकता है बदला इतना जबरदस्त हो जिससे कि पाकिस्तान के जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आ जाए। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, उनकी छटपटाहट को भी दर्शाता है। जी, एक इस बीच और एक खबर आई हमारे पास सीमा क्षेत्र से कि वहाँ पर जब इस पूरे एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो एक तरीके से बौखला गए, और वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें ये खबर है कि हमारे 6 नागरिकों को वहाँ पर उन्होंने मारा है, हमारे 6 नागरिकों की मौत हुई है, वो हमारे 6 नागरिक वहाँ शहीद हुए हैं और 34-35 घायल हैं। इस बौखलाहट की कार्रवाई को किस रूप में हम देखें अनुपम जी? देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही सोचने वाला विषय है कि LOC के ऊपर, पूरे के पूरे LOC में स्टार्टिंग फ्रॉम सांबा सेक्टर से लेकर के ऊपर तक, पूरा कारगिल के मुहाने तक लगातार हर जगह पर फायरिंग चल रही है, और ये लगातार चालू है। और अभी तक कल से एक्चुअली ये फायरिंग 2-3 दिन चल रही थी, सीमा पार सीज फायर का उल्लंघन लगातार चल रहा था। लेकिन आज जो रह गया है कि वहाँ पर हैवी शेल्स फायर करे जा रहे हैं, और हैवी शेल्स की फायरिंग का जो निशाना है वो हमारे मासूम नागरिकों को बनाया जा रहा है। तो कश्मीर के नागरिकों की के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और ये पाकिस्तान की छटपटाहट को ही दर्शा रहा है। यही दिखा रहा है कि पाकिस्तान इस समय काफी मजबूर है, और वो उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भारत का जो हमला था वो इतना प्रेसाइज था कि इसके ऊपर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर भारत ने आतंकवादियों को मारा है,
लेकिन अब पाकिस्तान के बदले में हमारे नागरिकों के ऊपर भी हमले कर रहा है। हमने ये भी आज सुबह कुछ खबरें देखी हैं कि जो आवामी बस्तियां हैं उनके ऊपर पाकिस्तान ने शेलिंग करी है। तो ये पाकिस्तान की खटकाहट है और इसका करारा जवाब भारत की सेना दे रही है, ये बात तो तय है। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान इस चीज को आगे बढ़ाएगा, सीजफायर वायलेशन आगे बढ़ाएगा, और इसमें पाकिस्तान को भी नुकसान है, क्योंकि उसका जब जवाब मिलेगा तो हो सकता है कि एलओसी को उस पार भी हमको जाना पड़ जाए, तो शायद हम चले भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुपम जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अनुपम जो डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से रखा कि क्या क्या इसके मायने हो सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आलोक भदौरिया, देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ कश्मीर टाइम्स के संपादक संजीव केरनी जुड़े हैं। आप सभी पत्रकारों को, विश्लेषकों को इस बहुत बहुत बधाई कि हमने कम से कम पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया था, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था, हमने टारगेटेड आक्रमण किया और हमने तमाम आतंकी कैंप नष्ट कर दिए हैं। आलोक जी के पास सीधे जाएंगे। इस हमले को आलोक जी किस तरीके से आप देख रहे हैं, और हमने जिस तरीके से बहुत सावधानी और सहूलियत के साथ में यह काम किया है, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच क्या ये कड़ा संदेश जाएगा? आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेश। देखिए, ये बेहद दबाव था जनता का, तो उसके कारण इन्होंने ये कदम उठाया है। उठाना भी चाहिए था, ये बात भी सही है। लेकिन जो ये सीमित अटैक को कुछ लोग जैसे मीडिया में युद्ध कहकर प्रचारित कर रहे हैं, ये प्रचारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं किया हमला। इनका जो करा था एक कैलिब्रेटेड अप्रोच थी, प्रेसाइज्ड स्ट्राइक थी, तो इन्होंने एक टेररिस्ट कैंप को दिया है। अब यहाँ पर दो चीजें सीधे खड़े होती है कि ऑप्टिक्स क्या है। अगर आप दावे और प्रतिदावे पे जाएंगे, भारत कुछ दावा करेगा, मैं तो बिल्कुल वैसे बात करना चाहता हूँ। भारत एक अलग दावा करेगा, पाकिस्तान एक अलग दावा करेगा। और जैसा कि आपने अपने वाक्यांश का जो आखिरी हिस्सा आपने किया था कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत इसको किस तरीके से लेगा, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। यानी ऑप्टिक्स आपके क्या क्या होंगे। किसी भी युद्ध में कभी भी कोई घटना होती है तो आप ये मान करके चलिए कि शुरुआत के 4 दिन 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी समय अगर आपको जो कुछ करना होता है आप कर लेते हैं, उसके बाद में चीजें लंबी खिंचती हैं। क्योंकि युद्ध, भले ही भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन इसके बावजूद युद्ध हमेशा कन्वेंशनल होता है। और एक बात ये भी खतरा है, क्योंकि दोनों जब न्यूक्लियर स्टेट होते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है, दुनिया के जो देश हैं, वो हर हालत में बीच में कूदेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये कहेंगे कि थोड़ा सा अंकुश रखिए, कार्रवाइयों पर थोड़ी सी और सतर्कता बरतिए, युद्ध में ना जाएं, इसको डी एस्केलेट करें। वो इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आज तक दुनिया में कभी भी दो न्यूक्लियर स्टेट में आपस में गोलियां नहीं चलती, नहीं चली हैं, आज तक नहीं चली। अगर वर्ल्ड वार वाले हिस्से को अगर आप हटा देते हैं तो उसके अलावा आप कभी भी पिछले सालों में 50-70 सालों में कभी भी दो न्यूक्लियर स्टेट में नहीं लड़ाई हुई है। अब अगर रशिया की लड़ाई हो रही है तो यूक्रेन आपका न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, पहले था लेकिन इस समय नहीं है वो, क्योंकि यूक्रेन ने ही सबसे पहले जब संधि हुई थी तो उसने हमने सबसे पहले हथियार अपने नष्ट किए थे। दूसरे नंबर पर इजराइल और फिलिस्तीन में है, तो वो फिलिस्तीन आपका न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। इराक आपका न्यूक्लियर स्टेट नहीं था, अफगानिस्तान आपका न्यूक्लियर स्टेट नहीं था। तो ये एक जोखिम तो रहेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत का एक आपके ऊपर दबाव आएगा। मैं केवल एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर बातचीत करना चाहता हूं। और दूसरा, इसमें हमको एक चीज थोड़ी सी जो मुझे लग रहा है कि ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, अभी शायद 72 घंटे भी नहीं हुए, कि दुनिया बिरादरी हमको नसीहत देना बंद करे। जी, ये वाक्य विदेश मंत्री के स्तर पर जब पहलगाम हमला हो चुका हो, उसके 8 या 9 दिन के बाद ये बयान नहीं दिया जाना चाहिए सार्वजनिक तौर पे। अब ऐसा मौका नहीं है कि इसमें बोला जाए, लेकिन मेरा मानना ये है, आप अपने को तभी तैयार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जब आपको अपने दोस्त जुटाने होते हैं, इकट्ठा करना होता है। अब वो दौर नहीं हो गया कि आपने बमबारी करी और ये आप अलग थलग अकेले लड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। तुर्की का जहाज पहुंच चुका है, चीन ने समर्थन दे दिया है और रशिया ने केवल इतना ही समर्थन दिया है कि आप
एक जो परपिटेटर हैं, जो आतंकवादी कार्रवाइयों में लिप्त हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, करनी चाहिए। उन्होंने शब्द का जो इस्तेमाल किया है रशिया ने, वो ये है कि की जा सकती है। दैट्स द इम्पोर्टेंट मैसेज। जी शब्दों का, राजनयिक भाषा में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, और चीन ने बिना शर्त समर्थन दिया। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप सुबह का देखें, जो CNN पे जो चला है इनका बयान इस घटनाक्रम के बाद में, उन्होंने बहुत लाइटली इसको प्ले किया है कि भारत और पाकिस्तान मैनी मैनी डेकेड से, उसने जो शब्द का इस्तेमाल किया मैनी मैनी डेकेड से, ये आपस में गोलीबारी करते रहते हैं, ये मतलब ये फायरिंग होती रहती है। अब सवाल यह है कि भारत को अपने पक्ष में जुटाना है, सबूत भी देने होंगे, और ये भी करना होगा कि इसके बाद कोई अटैक ना हो। मॉक ड्रिल है, ये सब है। रशिया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का रशिया का जो दौरा था, जो विक्ट्री परेड होती है उसमें भाग ना लेना, वो सही फैसला था, बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन अब चुनौती ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि अब आपको केवल गोली बारूद की नहीं रह गई है। अब बारूद अब हो गई है राजनयिक स्तर पर, आप कितने देशों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, जी यही सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत की टीमें भी सब जगह जा रही हैं, सब कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इसी में प्रयास अभी और करने की जरूरत है। और अभी देखिए, चीजें खुलने दीजिए, विजुअल्स आएंगे, विजुअल्स आने दीजिए। अभी लॉन्ग शॉट्स हैं, वहां से भी विजुअल आएंगे। और मैं इसके दावे पर बिल्कुल नहीं जाता कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत वो ताही अब और हमले मत करो। युद्ध में एक लड़ाई मनोवैज्ञानिक होती है, एक और दूसरा इसका एक होता है कि एक आप में भ्रम पैदा करना। युद्ध के दो एक अभिन्न अंग होते हैं, एक तो मीडिया की लड़ाई होती है जिसमें आप परसेप्शन पैदा करते हैं, दूसरा होता है कि आप एक भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम ये होता है कि आप हार गए या आप हारने वाले हैं। ये भ्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अगर आप याद करिए कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का हुआ था तो रशिया पीछे चलता चला गया था। जब हिटलर के जब सैनिक आगे बढ़े तो वो पीछे चलता चला गया, वो समझने लगा कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। फिर लेकिन रशिया इतना बड़ा था तो फिर वो पलट कर आया, तो हिटलर के हार की कहानी की पहली ईंट वहीं से लगी थी। वो जी तो बाद में पर्ल हार्बर और जो हिरोशिमा नागासाकी हुए थे, ये तमाम घटनाक्रम था, वो अलग था, लेकिन पहले वही होती। इसलिए भ्रम और ये आवरण, इसी में हमको सख्ती हमारे जी इन्वेस्टिगेटिव, हमारे जो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो भी हमारे संबंधित जितने भी हैं खुफिया सूचनाएं, उसको सही तरीके से विश्लेषित करना और सही तरीके से लगातार अपडेट रखना, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक ये मान के लिए मॉक ड्रिल मैं नहीं मानता, मॉक ड्रिल ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन 50-70 सालों में गंगा में पानी बहुत ज्यादा बह चुका है। अब वो लाइट देख करके ना, अब वो प्रिसाइजन और गाइडेड मिसाइल से और इन सबसे हमले होते हैं, तो वो सब चीजें भी बदल चुकी हैं। लेकिन आपने मनोबल बढ़ा लिया है, हाइप क्रिएट कर दिया है, और अब आपको राजनीतिक स्तर पर इसको संभालना ही जी होगा। जी 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 बहुत महत्वपूर्ण बातें आलोक जी ने भी बहुत नपी तुली बातें की हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह, अभी आलोक जी ने 2-3 बातें कहीं कि भी रशिया ने कह दिया कि ठीक है आप आतंकी हमलों जो आतंकी ठिकाने उन पर हमला कर सकते हैं, वो हमने किया भी, और इसी तरीके से चीन ने पूरा समर्थन किया। लेकिन जो चीन का बयान आया है वो निराशाजनक है। चीन ने इस एयर स्ट्राइक के बाद बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है। महेंद्र सिंह दिया है, वो चीन ने कभी भारत के पक्ष में या न्यूट्रल कभी बोलेगा, ऐसी उम्मीद हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो चीन निश्चित तौर पर प्रो पाकिस्तान रहेगा, उनके वहां पर आर्थिक हित बहुत बड़े हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा निराश नहीं होने की जरूरत है। प्रतिक्रिया जो महत्वपूर्ण है वो है कि सऊदी अरेबिया क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, या फिर UAE क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का कंसर्न ज्यादा है। लेकिन इन दोनों ने, अभी सऊदी अरेबिया की प्रतिक्रिया नहीं आई है और UAE की प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने संयम बरतने की बात कही है। मतलब ये है कि न्यूट्रल प्रतिक्रिया है, किसी का पक्ष नहीं लिया गया है। तो और अफगानिस्तान में UK महेंद्र सिंह जश्न है, अफगानिस्तान में जश्न है, वो विजुअल्स आए हैं, वो जरा दिखा दिए जाएं अफगानिस्तान के जश्न के विजुअल। जी 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 निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में जश्न होगा, और निश्चित तौर पर बलूचिस्तान में भी जश्न होगा, सिंध प्रांत में भी जश्न होगा, पख्तूनवा में भी जश्न होगा। ये तमाम इलाके हैं जहां पर जश्न के हैं। देखिए बहुत अच्छे विजुअल्स हैं, और चूंकि ये कभी हमारा बहुत फ्रेंडली स्टेट रहा करता था, आज भी संबंध अच्छे बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान जानता है भारत का कितना महत्व है, भारत के साथ रिलेशंस कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से दुखी है।
तो निश्चित तौर पर हमारे लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तौर पर जो देश हैं वो क्या कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका की प्रतिक्रिया, यूके की, अब यूके की अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है और अभी कल ही बहुत अच्छी ट्रेड डील हुई है यूके के साथ, तो निश्चित तौर पर वो हमारे पक्ष में प्रतिक्रिया आएगी या न्यूट्रल प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि यूके इतनी बड़ी डील करने के बाद हमारे एंटी प्रतिक्रिया देगा ऐसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे ही रूस की प्रतिक्रिया, तो ये तमाम जो बड़े देश हैं जो डिसाइड करते हैं, इजराइल की प्रतिक्रिया हमारे पक्ष में आ गई है, तो ये जो बड़े देश हैं जो डिसाइड करते हैं, चाहे आर्थिक तौर पर हो या डिफेंस के क्षेत्र में हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जितना है वो मायने रखता है। तो पाकिस्तान के लिए भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान बैकफुट में होगा कूटनीतिक तौर पर, लेकिन अगर उसको कुछ प्रतिक्रिया देनी है तो वो एलओसी पे या आईबी पे प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि अगर हमारे आर्मी के ठिकानों पर, सेना के ठिकानों पर वो हमला करता है तो उसको भी मालूम है कि इससे बड़ा हमला फिर होगा उसके ऊपर और वो फिर युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अभी तो संयमित कार्रवाई की गई है, अभी ये युद्ध की बात नहीं, अभी तो आतंकी ठिकानों को भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें से 4 तो पीओके में है और 3 या 4 पाकिस्तान में है या 5 पीओके में। तो आप देखिए कि बहुत प्रिसाइसली हमने, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि बिल्कुल प्रिसीजन हमला होगा, बहुत ही चुन के हम लोग हमारी आर्मी डिफेंस हम लोगों ने लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार इसी पर थे कि नहीं हम इसी तरीके से जाएंगे और लगभग वही हुआ। और एक जो हम देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का जो कैंप नष्ट किया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि काफ़ी हम अंदर तक पेनिट्रेट करके हमारे पास बड़ा महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस था। महेंद्र सिंह, बिल्कुल, हमारे पास ये पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण पहले से ही हमारे सुरक्षा एजेंसियों को ये बातें बता चुकी है, बिल्कुल हर एक चीज की उनके पास इंफॉर्मेशन थी और उसी का फायदा मिला है और हमारे पास जो वेपन्स हैं उसका फायदा मिला है। और पाकिस्तान के अंदर यही डर था, जो 7, 8, 10 दिन से जो डर दिख रहा था कि हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो हमें अंदर मार सकता है। उसको भी मालूम था कि हमला तो हिंदुस्तान नहीं करेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर एक जो शक्ति हम बन रहे हैं, तो पाकिस्तान को मालूम है कि नुकसान भारत का होगा। पाकिस्तान के तो आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, उनको क्या मरे को और मारना क्या, लेकिन उनको डर इसी बात का था कि वो कहां किन जगहों पर वो हमला हिंदुस्तान करेगा। और ये वाकई में भारत ने दिखाया कि हमारे पास वो क्षमता है, हम आपको कहीं पर भी घुस के, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी घुस के मार सकते हैं। ये क्षमता भारतीय सैन्य क्षमता बन चुकी है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए। संजीव किरनी, कश्मीर टाइम के संपादक, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। संजीव जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कश्मीर के मुतल्लिक या सीमा के मुतल्लिक क्या इनपुट्स हैं और इस हमले को कश्मीर में किस तरीके से देखा जा रहा है? संजीव किरनी जी, धन्यवाद दुर्गेश जी। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे देखिए अभी हमारे साथियों ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़े परिपक्व तरीके से अपने टारगेट को अचीव किया है। उन्होंने एक निशाना बनाकर, जिससे हम कहते हैं ना कि पढ़ने से पहले अपना होमवर्क कर लो एग्जाम से पहले जी, तो वो होमवर्क करके हमने अपना काम किया है। लेकिन उनकी तरफ से देखो जो बुखलाहट है, जैसे पुंछ में उन्होंने शैलिंग की, यहाँ हमारे नागरिकों को मतलब उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें हमारे 7-8 नागरिक जो है वो शहीद हो गए उसमें। और कश्मीर में भी उन्होंने इस तरह से शैलिंग करके कुछ नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश की है। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की, आप कह लो कि वो उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो उनका अपना एक जहन कह लो आपकी जिस तरह बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे कोसों दूर है अभी। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छा एक परिपक्व तरीके से इस सारे मौके को संभाल कर, जो हम पिछले 8-10 दिनों से उनके पर खौफ बनाया था, उस खौफ को पूरी तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने परिपक्व तरीके से उसको मुकम्मल करके दिखाया है। और मैं समझता हूं कि जो इंटरनेशनल स्तर पर भी हमें जो बाकी देशों से जो सहयोग मिल रहा है, वो समझता हूं कि अच्छी बात है। कुछ लोग अभी खुल के नहीं सामने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सब ठीक होगा, मुझे लगता है। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो पीओके हमने कभी छोड़ दिया था, वो हमारे भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है संजीव करने के। मनीष शर्मा की तरफ मैं रुक करूंगा। मनीष शर्मा, तमाम सारी सूचनाएं आ रही हैं, तमाम तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि तमाम आतंकवादी मारे गए हैं, 90 से ज़्यादा
मारे गए हैं। एक अभी इस तरह की और बहुत सारी खबर आ रही है, मसूद अजहर के बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो मारा गया। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंक पल रहा था, और पिछले दिनों हम आपने सबने चर्चा भी की थी मंथन में कि पाकिस्तान तो बाकायदे वहाँ के मिनिस्टर ने कबूल कर लिया था कि भाई हम तो 35 साल से भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित कर रहे हैं किसी के कहने पर। उसने शायद अमेरिका का नाम लिया था। तो इस तरीके की हरकतें जो पाकिस्तान करता रहता बीच बीच में, उसको हम किस तरीके से देखें। और ये पूरे जो हमारी जो बहुत ही टारगेटेड और नपी तुली एयर स्ट्राइक है, ये क्या पाकिस्तान हमें उकसाएगा कि हम भी जिस तरीके से अभी संजीव किरनी ने कहा कि वो हमारे नागरिकों को मार रहा है। अभी कुछ खबरें आई पुंछ से कि कुछ 6-7 नागरिक हमारे शहीद हुए, सेलिंग की है, गोलाबारी की है। मनीष शर्मा, अनम्यूट करिए मनीष। अभी वो पंजाब से खबर आ रही है, बठिंडा में वहाँ कोई पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक हुए हैं कुछ, और कुछ हमारे नागरिकों की वहाँ हमारे कुछ नागरिक भी मारे गए हैं, ये भी खबर आ रही है। ये चलेगा, लेकिन भारत की तरफ से तो बहुत संयमित बात कही जा रही है कि ये भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं है, ये भारत के पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पे कोई हमला नहीं है। ये जो आतंकी शिविर हैं जो पाकिस्तान में पल रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश है, और इसको युद्ध की तरह ना समझा जाए। हालांकि मैं देख रहा हूं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसको भारत पाक युद्ध के बतौर ही प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस रूप में हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इस पे दुनिया की तरफ से जो कोई प्रतिक्रिया आएगी तो वो प्रतिक्रिया तो ये रहेगी नहीं कि युद्ध और बढ़ा दिया जाए। जनरली आमतौर पे एक चिंता का ही विषय है दुनिया भर में, सारे देशों की बहुत कह लीजिए कि संयमित बयान आ रहे हैं कि ये बहुत आगे न बढ़ जाए, बहुत सीमित किस्म का रहे। और असली सवाल तो दुनिया भर में ये इस युद्ध के जरिए, इस अटैक के जरिए तो भारत को ये मैसेज ही देने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत पाकिस्तान में वास्तविक रूप से वो तथ्यों की तरफ ज्यादा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में वास्तविक रूप से इस तरह के चरमपंथी ताकतों को खड़ा करने की, पालने की उनकी कोशिश हो रही है। इसका कोई अगर तथ्य इस दौर में, और उस पे जो अटैक है उसके जरिए मैसेज यही है दुनिया को कि हम पाकिस्तान में जो घोषित तौर पे कई बार आप जो कह रहे हैं स्वीकारा भी है कि वो वहां पे आतंकी शिविरों को, आतंकी संगठनों को एक मैंने कह लीजिए कि जो स्टेट से अलग जो स्टेट है उसको पालने की लगातार कोशिश होती रही है। तो इस अटैक के जरिए भारत संभव का दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं, आतंकी जो वहां पालन पोषण हो रहा है उसके ऊपर अटैक है। और हमको लगता है कि इसको इसी दिशा में ओरिएंट करना चाहिए, भारत पाकिस्तान युद्ध की तरह नहीं इसको ओरिएंट करना चाहिए। और हमको लगता है कि इसमें भारत जरूर सफल होगा आने वाले समय में। जैसे रसिया ने अभी एक बयान दिया है, मैं देख रहा था कि उसने कहा है कि उस तरह के ताकतों पे अटैक करने की छूट मिलनी चाहिए भारत को। वो जो खास करके जो आतंकी उस तरह के गढ़ हैं उनके ऊपर अटैक करने की छूट मिलनी चाहिए। तो ये अगर चिन्हित होने लगे दुनिया भर में, मान लीजिए पूरी दुनिया में अगर ये मैसेज जाने लगे कि भारत जो है आतंकी शिविरों पर अटैक कर रहा है, आतंकी ठिकानों पर अटैक कर रहा है, उनकी ताकत को कमजोर कर रहा है, भारत पाकिस्तान पे नहीं हमला कर रहा, ये अगर मैसेज देने में भारत कामयाब रहा आने वाले समय में अपने इस अटैक के जरिए, तो शायद ये दुनिया में जो राजनीतिक जो पक्षधरता है, जो कूटनीतिक सफलता है, वो भारत के पक्ष में आने वाले समय में होगा। तो हमको लगता है कि इसमें ये सावधानी लगातार भारत को बरतनी चाहिए, ये कि कहीं से भी ये भारत पाक युद्ध की तरह ना दिखे, और कहीं से भी ये कोई दो न्यूक्लियर देश है, न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं, इसको भी बिल्कुल इस पे ध्यान होगा दुनिया का कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर वाले हैं, इसलिए कोई कमजोर कोई मजबूत इस एंगल से भी नहीं देखना चाहिए। और ये आमतौर पे न्यूक्लियर पावर वाले जो देश होते हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ ज्यादा दूर तक ना जाए, ज्यादा देर तक ना जाए, तात्कालिक रहें, सीमित रहें और लक्ष्य केंद्रित रहें। ये अगर संयम दोनों तरफ से नहीं बरता गया तो ये भी एक दुनिया की चिंता है कि चीजें कहीं और दिशा में न बढ़ जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि मेरा तो ये समझ है कि ये युद्ध संक्षिप्त रहे, सीमित अपने टारगेट पे केंद्रित रहे, भारत पाक युद्ध में न बदल जाए,
और दुनिया को भारत ये मैसेज देने में कामयाब हो कि ये आतंकी ठिकानों को हम टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मेरा तो इस पे यही एक समझ है। और चीजें जल्दी से बातचीत की तरफ बढ़े, चीजें जल्दी से संवाद की तरफ बढ़े, फिर से टेबल टॉक की तरफ बढ़े। जैसे अभी चिंता हो रही है यूक्रेन रसिया को लेकर कि वहां भी अब बातचीत की तरफ चीजें होने लगी है। तो यहाँ उतना देर में ही जल्दी ही बातचीत की तरफ रास्ता बढ़े, संवाद की तरफ रास्ता बढ़े, कूटनीतिक समाधान की तरफ रास्ता बढ़े। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें मनीष ने रखी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ होना चाहिए उसको लेकर। लेकिन अब तक जो देखने को मिला है, बहुत ही नपे तुले संयमित तरीके से भारत ने वो सबूत भी रखे हैं सामने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हम लोगों ने सबने दिखाया कि किस तरीके से किन किन आतंकी हमलों में, किन किन कैंपों में जो पले बढ़े पोषित किए आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ जो आक्रमण किए थे उन सबको नष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस बात को लेकर बहुत मुतमईन हैं कि हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जिस तरीके से बहुत साइजगी से, बहुत संवेदनशीलता से जो केवल आतंकवाद पर आक्रमण किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी हालांकि पाकिस्तान सीमा पर नागरिकों पर हमले करके हमें उकसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल साहब जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत आपको बधाई। मोहम्मद अली शाह साहब, ये इतना महत्वपूर्ण जवाब है, माकूल जवाब है। इसको आपके दृष्टिकोण में, एक पूर्व सैन्य अधिकारी के दृष्टिकोण में किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं? देखिए, एक फौजी होने के नाते, एक भूतपूर्व मेजर साहब जो फौज में सर्विस कर रखा है, मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कितना भयानक जंग होता है और इसमें विजय जीत किसी की नहीं होती। इकॉनमी पीछे आती है, जो तरक्की देश करता है वो पीछे आती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने उत्साहाया है, उसने बोला है हम पिटने को तैयार हैं, आओ हमें पीटो, हमें मारो, ये करो। और हम, जैसे मनीष जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है कि ऐसा संदेश दिया जाए कि हमने पाकिस्तान पे अटैक तो नहीं किया है, हमने उग्रवादी आतंकवादी के कैंप्स पे कोर्ट को निशाना बनाया है, उनको हमने चुन चुन के मारा है। जितने भी 9 टेररिस्ट बेसेस थे उनको मारा है, क्योंकि अगर हम नहीं मारते अभी तो ये निकलकर बाहर आने वाले थे और इनको प्रीएम्प्ट किया है। बल्कि हमने, पाकिस्तान वो अपने पे ले रहा है कि हमने पाकिस्तान को मारा है तो वो इसका वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, इतना घटिया, इतना बेहुदा बयान देते हैं, 2 नेशन थियरी का हिंदू मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि पाकिस्तान में बॉयकॉटेड सोसाइटी है, इतना घटिया, मतलब मैं नीच से नीच बयान नहीं समझ सकता। कोई एक वर्दी में कोई इंसान छी ऐसा बयान दे कभी कभी, उसके बाद फिर 4 दिन के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। कौन ऐसा करता है? आतंकवादी। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस है कि भाई पर नाम बताओ, धर्म बताओ। अगर नाम मालूम से नहीं होगा धर्म, अगर कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो और फिर गोली मारता है, वो भी परिवार के सामने। आप सोचिए छोटे बच्चे के बारे में जिसने अपने पिता को ऐसे धर्म के नाम पे बोला है ना उन्होंने। हालांकि मैं निजी तौर पे नहीं मानता कि ये धार्मिक हत्या है, लेकिन उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया। वो उग्रवादी थे। उन्होंने उस बच्चे के जहन पे क्या बीती होगी जिसने अपने फादर को खोते हुए देखा, गोली लगते हुए देखा। वो तो जाहिर सी बात है, बड़ा होएगा, जहर पाले हुए बड़ा होएगा ना, उसके माइंड में इतनी गंदा जहर डाल दिया। तो पाकिस्तान ने कोशिश करी कि हिंदुस्तान में एक फूट डाल दे, क्योंकि यहाँ पर ये बात अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को कहा कि वो जो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद का जो एक चेहरा है वो ये भी था कि भारत में एक तरीके से जो धर्म पूछकर हिंदुओं की टारगेट करके हत्या की गई पहलगाम में, तो वो उनका मकसद था कि भारत में दंगे हों, अस्थिरता फैले, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा ढांचा है वो डिस्टर्ब हो और भारत एक तरीके से गृह युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाए। बिल्कुल। और बल्कि हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि हमारे देश की ताकत, सबसे बड़ा हथियार हमारे देश के पास है हमारी एकता। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं एक साथ में तो ये बनती है मुट्ठी। तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है हिंदुस्तान का। अब देखिए, पाकिस्तान ने ये कोशिश करी है, मगर मैं बताऊं वो बिल्कुल नाकामयाब रहे, क्योंकि हमने तो पूरे देश को जोड़ दिया।
पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर के अंदर निंदा ही नहीं, प्रोटेस्ट ही नहीं, कैंडल लाइट मार्च हुई है, ऐसी किसी भी स्टेट पे नहीं हुई है। जिस तरीके की निंदा कश्मीर में हुई है, कश्मीर ये वो जगह है जहां पर एक जमाने में पत्थर बरसाए जाते थे, वहां पर कैंडल लाइट मार्च हुई है। तो पाकिस्तान अभी वो पछता रहा है, ये डरे हुए थे बेसिकली, मेंटली जहनी तौर पे इन पे तनाव था कि इनको मालूम था एक मिलिट्री कार्रवाई तो इनके खिलाफ होएगी। क्या होएगी? पानी तो हम रोक देंगे, वो डिप्लोमेटिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से हमने इन पे वार किया, ठीक है। मिलिट्री कार्रवाई क्या होएगी, इस तरीके से वो एक विलियम शेक्सपियर एक ऑथर थे, उन्होंने कहा था कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर द डेथ, द वैलियंट नेवर फेस डेथ बट वंस। इसका तर्जुमा मैं करूंगा हमारे दर्शकों के लिए, यानी कि जो बहादुर इंसान होता है वो एक बार मरता है केवल, जो कायर होता है वो 100 बार मरता है, क्योंकि वो मरता रहता है सोच सोच के। यही पाकिस्तान का हाल था, मेंटल टॉर्चर था उनके लिए। और ये बात पाकिस्तान अभी भी गैस कर सकता है कि ये एक शुरुआत है महज या यहाँ पे अंत हो रहा है, ये पाकिस्तान को मालूम नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर एक संदेश गया है। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, विक्रम मिस्री साहब और कर्नल कुरैशी मैडम और एयरफोर्स की एक महिला ऑफिसर और थी, जिन्होंने बहुत सटीक तरीके से ये संदेश दिया है कि हमने चुन चुन के केवल उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी के ठिकानों को नष्ट किया है हमने। और कहीं पे भी तभी इतना टाइम लग गया कि तकरीबन 14 दिन लग गए, 2 हफ्ते, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि किसी भी सिविलियन को नाजायज चोट पहुंचे। हम यहाँ पर उग्रवादियों को खत्म किया है और उग्रवादियों को खत्म करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो वो आके अगर वो हमारे मुल्क पे आ जाते तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी हिंदुस्तान के साथ खड़ी भी है आज की तारीख में इसके लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या सही है। उनको दिख रहा है कि हिंदुस्तान हमेशा शांति का रास्ता हिंदुस्तान ने लिया है, क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं है। लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा इस तरीके से, जी, अहम बात यही है मेजर मोहम्मद अली साहब, अहम बात यही है कि हम छेड़ते नहीं और फिर जब हमें कोई छेड़ देता है तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। यही हमने किया भी है। बहुत संतुलित नपी तुली एयर स्ट्राइक की है। आलोक भदौरिया जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी को अंतर्राष्ट्रीय और सैन्य मामलों की अच्छी खासी समझ है और वो तमाम इन चीज़ों को देखते हैं। आलोक जी, एक बार फिर मैं आपसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर फोकस करूँगा कि जिस तरीके से अभी महेंद्र सिंह ने कहा कि अभी यूएई की प्रतिक्रिया नहीं आई है, यूके की प्रतिक्रिया नहीं आई है, इजराइल ने कहा है, कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं विश्व समुदाय में अगर देखें तो क्या हम वो मैसेज अब तक जो अभी तक हम कहेंगे कि हम क्या वो मैसेज दे रहे हैं उस दिशा में कि नहीं, हम बिल्कुल आतंकवाद पर ही दृढ़ हैं? और अगर ये मैसेज हम पूरी तरीके से कन्वे कर गए तो क्या एक बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल कर लेंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में? आलोक जी। अनम्यूट करिए आलोक जी, हम सुन नहीं पा रहे आपको। आपने जो सवाल किया है वो सवाल का जवाब तो बड़ा वैसा हो सकता है, कुछ मौके पे कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है कि अगर कोई हमारा हाथ एक कमजोर है तो हमको उसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए कि उसको फिजियोथेरेपी में डाल दिया जाए कि थोड़ी ताकत आ जाए या कुछ इंजेक्शन लगा दिया जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक पाकिस्तान एक ग्रे लिस्ट में था। जहां तक फंडिंग की बात आती है तो वो ग्रे लिस्ट में था। जो हमारे पास जो मामले हुए थे ना पुलवामा, उसके बाद में उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन उस ग्रे लिस्ट से वो 2023 में बाहर हो गया। जी, ग्रे लिस्ट वो इंपॉर्टेंट होती है जिसमें एफडीआई से लेकर पैसा किसी विदेश में, किसी देश में जाता है तो वो उस लिस्ट में देख लेता है। तो ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा प्रतिबंधों के बाद या बहुत ज्यादा आशंकाओं के बीच में कोई अगर पैसा देना चाहता है तो। अब सवाल ये होता है कि जब पुलवामा उसने कर लिया, उसने पठानकोट किया, उसने उड़ी कर लिया, उसने पहलगांव कर लिया, पहलगांव तो चलो खैर आया है, इतनी 3-4 जब उसने घटनाएं करने के बाद में भारत के कुछ, मैं डिप्लोमेसी के स्तर पर मैं बात करना चाह रहा हूँ केवल, और कुछ नहीं। मैं अपनी भारतीय सेना की उसकी वीरता पर बात नहीं करना चाह रहा, केवल डिप्लोमेसी के स्तर पर चाह रहा था। अभी जैसे हमारे एक सैन्य अधिकारी ने बिल्कुल सही कहा, मुट्ठी तभी बनती है जब 5 उंगलियां साथ होती हैं, तो 5 उंगलियां में एक डिप्लोमेसी भी आती है। इंपॉर्टेंट है साहब जी, केवल गोला बारूद नहीं आता, डिप्लोमेसी भी काम आती है वो। तो अब सवाल है कि डिप्लोमेसी में के हिसाब से अगर आप पाकिस्तान को तो लगातार आप कहते रहते हैं कि आतंकवादी स्टेट है, मानते हैं, और पाकिस्तान ने भी कई मर्तबा स्वीकार किया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पर सक्रिय हैं,
अब नॉन स्टेट एक्टर्स एक ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में जो सरकारें होती हैं अपना पीछा छुड़ा लेती हैं, ये तो भाई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम नहीं कंट्रोल कर पाए। ठीक है, नहीं, इसको जरा स्पष्ट करिए, आम आदमी इसको समझाइए कि ये क्या है। आम आदमी जो हमारा दर्शक है देखिए, वो मुझे लगता है ये टेक्निकल इसको टर्मिनोलॉजी नहीं समझता जी। दरअसल जो नॉन स्टेट एक्टर्स उनको बोलते हैं जो सीधे तरीके से पाकिस्तान की फौज से या पाकिस्तान के चैनल से, सरकार के चैनल से जिनको फंड नहीं मिलता है और वो अपने आप सक्रिय हो जाते हैं, प्रकारांतर से, परोक्ष अपरोक्ष से किसी से पैसा जुटा करके अपनी आतंकवादी या किसी भी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, वो कहे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जी। ठीक है, तो पाकिस्तान तो इसको स्वीकार कर चुका है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके यहाँ, ऐसा नहीं है, नई बात नहीं है। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं, जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमको थोड़ा सा तो पीछे झांक कर देखना पड़ेगा। कहीं भी अगर आप आतंकवादी की कोई घटना देखते हैं, आपराधिक घटना देखते हैं, कोई भी आतंकवादी कत्ल देखते हैं, तो आपको जोड़ना पड़ता है, उसमें स्लीपिंग सेल भी आते हैं, उनका भी विश्लेषण करना पड़ता है, शांति काल में जो इनपुट्स मिलते हैं उन इनपुट्स को भी एक एनालाइज करना पड़ता है ढंग से। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि जब 2020-21 से जब वो पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट की सूची में था, तो 2023 से बाहर कैसे हो गया, इसका जवाब हम किससे लें जी? कौन देगा जवाब? ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों होने दिया गया जी? क्या हमारे पास, भारत के पास में दस्तावेज नहीं थे उतने? क्योंकि पाकिस्तान का अगर मुख्य तौर पे बातचीत किया जाए तो पाकिस्तान 3 जगह से घिरा हुआ है। एक तो वो ईरान के साथ में उसके थोड़े से जो किनारे वाला, जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहां से ये जुड़ा हुआ है, तो ईरान के साथ में भी उसके छुटपुट लड़ाइयां, संघर्ष, छुटपुट संघर्ष वो होते रहते हैं। एक बार पाकिस्तान ने भी उनके अटैक किया और ईरान ने भी उनके बॉर्डर पे अटैक किया था, ये छुटपुट। वजह वही बताई गई थी कि आतंकवादी उनके यहाँ से करके वहां भाग जाते हैं और ईरान से करके यहाँ भाग जाते हैं। वजह सारे देश यही लेते हैं, कभी भी दो देश कोई दूसरी वजह नहीं लेते हैं। तो पहला तो ये है कि वहां भी था, उसके बावजूद वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, यानी ईरान का हमको, मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं, मुझे नहीं मालूम, किसी ने मेरे को बताया नहीं, लेकिन मैं तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर मैं बात करना चाहता हूँ। ईरान भी पाकिस्तान से पीड़ित था, भारत भी पाकिस्तान से पीड़ित है, इसके बावजूद वो ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे हो गया? क्या पैरोकारी कमजोर हुई? एक अपने यूपी में कहावत है ना, क्या पैरोकारी करते हुए कोई कहावत है कि बड़ी मजबूत होनी चाहिए जी जी। वकील चाहे कितना भी बड़ा कर लो, अगर दलील अगर दमदार नहीं है तो आप हार जाएंगे जी। तो सवाल यह है कि ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे हो गया, इसका मतलब उसको फंडिंग फिर मिल जाएगी। तो ये एक चुनौती जो डिप्लोमेसी के स्तर पर भारत के सामने है, वो सबसे बड़ी यही है। और मुझे एक ऐसा लगता है कि जयशंकर साहब ने जो भी दे दिया था कि हमको लोग नसीहत दे रहे हैं, नसीहत देना बंद करें, इस तरीके के बयान पब्लिक डोमेन में नहीं दिए जाते। ये बैक डिप्लोमेसी के हिस्से हैं, टैक टू डिप्लोमेसी के हिस्से हैं। तो आपको तो ये कहना ही नहीं चाहिए, आपको तो हमेशा पुश किया जाता है कि भाई आप तो जीत रहे हैं, आपके जनमत आपके साथ में, यही तो आपको क्या छवि तो ऐसी बनती है ना, परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई तो ऐसे ही बनती है। आप क्यों कह रहे हैं कि लोग हमको नसीहत दे रहे हैं? अरे भाई आप ही तो नसीहत मांगने गए थे, जब कश्मीर में जब वो विदेशी जो राजनयिकों को लेके कौन गया था? आप ही तो गए थे जी। तो वही तो नसीहत देख रहे। तो देखिए, हर घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ता है। आपको मजबूत दिखने के लिए, जैसा कि हमारे अभी अधिकारी साहब ने कहा कि हमें मुट्ठी बनानी पड़ेगी, केवल फौज के सहारे ही नहीं, डिप्लोमेसी के स्तर पे भी फौज को पूरा सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात, बहुत जरूरी है। 1971 को आप मत भूलिए, 1971 में बेड़ा आ गया, रशिया ने जब सपोर्ट दिया था तो साथ में हिंद महासागर में आ गया था। तो वो दमखम पॉलिटिकल अलग चीज है, लेकिन डिप्लोमेसी के स्तर पे भी करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा जनमत हमें अपने पक्ष में लाना पड़ेगा और वो सबूत देकर पाकिस्तान को हमेशा ग्रे लिस्ट में ही रखना पड़ेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से उसको वित्तीय मदद ना मिले, और वित्तीय अगर मदद नहीं मिलेगी तो कोई भी देश इस तरीके की चीजों को पाल पोस नहीं सकता। बहुत बड़ी बात आलोक जी ने कही कि हमें सबक लेना चाहिए और जो वित्तीय मदद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वित्तीय मदद नहीं मिलेगी तो इस तरीके के जो अंजामात हैं, जो जिस तरीके से ये हरकतें हैं, आतंकवाद का जो प्रयोग है, ये पाकिस्तान नहीं करेगा। और ग्रे लिस्ट में दोबारा से शामिल करने के लिए, क्योंकि ग्रे लिस्ट एक ऐसी सूची है जिसमें अगर आप शामिल हो जाएंगे, आपको तमाम अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, तमाम जो विदेशी निवेश है वो नहीं मिलता है, क्योंकि
लोग, इसका मतलब ये है कि जो लोग वहाँ पैसा लगाएं वो अपनी मर्जी पर लगाएं, कोई गारंटी नहीं क्या स्थिति हो, एक तरीके से उसकी घेराबंदी होती है। तो मुझे लगता है इसको करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत के पक्ष में जुटाने के लिए हमें डिप्लोमेसी करनी चाहिए। ये बहुत नई तुली बात आलोक जी ने कही। एक ब्रेक ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और आपसे ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने करके दिखाया है। एक तरीके से जो पहलगांव हमला हुआ था उसके बाद से हमने बहुत टारगेटेड और स्ट्रैटेजिक कार्रवाई की है भारत की सेनाओं ने, वायुसेना ने, और किस तरीके से आतंकियों के अड्डों को नस्त नाबूद कर दिया है। इसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं हमारे साथ में। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह की तरफ मैं रुख करूंगा। महेंद्र सिंह, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जैसे बलूचिस्तान, सिंध और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान इन 3-4 फ्रंट पर भी घिरा हुआ है, तो क्या ये माकूल जवाब है, ये माकूल वक्त है क्या कि हम जो ये बलूच हैं, सिंध हैं और अफगानिस्तान के फ्रंट पर क्या हम पाकिस्तान को कुछ सरप्राइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये वक्त तो फिलहाल है ही कि हम सरप्राइज करें, और क्योंकि खुला सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप देखें कि यहाँ जश्न की जो अफगानिस्तान से आई हैं तस्वीरें, तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो लगता है पाकिस्तान का इलाका, नॉर्थ वाला इलाका, पख्तूनख्वा वाला, तो वहाँ पर भी हमें सपोर्ट है। इसी तरीके से सिंध अपने आप में अलग होना चाहता है, बड़ा वहाँ पर रेजिस्टेंस चल रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे बलूचिस्तान, तो हम अगर उनको सपोर्ट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, खुलेआम तो कोई नहीं देश कर सकता किसी दूसरे देश में जा करके, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की सरकार पलट दी जाती है, तख्ता पलट हो जाता है रातों रात, तो वहां पर भी अगर हमारा सपोर्ट और कुछ उनको मिल जाए। नहीं महेंद्र सिंह, वहाँ के नागरिकों को के मुतालिक जिस तरीके से हमने 71 में बांग्लादेश बनाया था और वहाँ के लोगों का जिस तरीके से उत्पीड़न था, लोग हमारे सीमा में आ रहे थे, हमारे पास एक वाजिब कारण था। तो अब भी हम अगर इंटरवीन करेंगे तो हमारे पास वाजिब कारण तो है ही कि किस तरीके से बलूचों को या अन्य लोगों को वहाँ पर सताया जा रहा हो, और 2 जगह जो 2 प्रांत हैं वहाँ हमारी सीमा भी लगती है, तो हम भी उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वाजिब कारण तो है इंटरवीन करने का। बिल्कुल वाजिब कारण है। उधर दूसरी तरफ ईरान भी त्रस्त है पाकिस्तान से, तो वो ईरान से बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का, वहां पर भी वो भी सपोर्ट करते हैं। तो वाजिब कारण तो है बिल्कुल, और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों में इतना ज्यादा घिरा हुआ है। यूं ही नहीं घिरा हुआ है, उसको सपोर्ट तो मिल ही रही है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन डायरेक्टली अगर हमला करते हैं, डायरेक्टली अगर हम वहां पर घुसते हैं, तो ये कूटनीतिक तौर पर हमारे लिए थोड़ा मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अंदर खाने जितना हम सपोर्ट कर सकते हो इंटेलिजेंस के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर उनको प्रोवाइड कर सकें और उनको ज़्यादा इक्विप्ड कर सकें, वो खुद लड़ लेंगे। हमें ज़्यादा उनमें वो करने की जरूरत नहीं, वो खुद लड़ लेंगे। लेकिन जो एक होता ना आजकल इंफॉर्मेशन का युग है, अगर हम इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकें तो ये बिल्कुल है। और पीओके, देखिए पीओके पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, बिल्कुल वो चाहता है कि पाकिस्तान से कम हम मुक्त हो जाएं। भारत के साथ आए या ना आए, वो कम से कम ये चाहता है कि हम पाकिस्तान से तो मुक्त हो जाएं। पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। और आप देखिए टेरर कैंप वहां पर, जो आज भी 4 टेरर कैंप वहां पर हमला किया गया है, वो पीओके में है। तो पहली हमारी प्रायोरिटी है कि पीओके से होते हुए जो पख्तून प्रांत है उधर आगे जाकर के नॉर्थ में, उधर हम बड़ा सपोर्ट बढ़ा दें। पाकिस्तान की नाक में हम दम कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो इन तीनों जगहों पर हम अपना सपोर्ट बढ़ा दें, हर तरीके से बढ़ा दें इंटेलिजेंस लेवल पर। दूसरा, हम आर्थिक तौर पर नाकेबंदी पाकिस्तान की करें, जो कि काफी हद तक कर रहे हैं, उस पर अगर हम सफल हो जाएं। तीसरा, अगर हम फिर से उसको ग्रे लिस्ट में डलवा पाएं, क्योंकि अभी जो अटैक किया गया इस दौरान 100 से ज्यादा देशों से संपर्क किया है भारत सरकार ने, 100 से ज्यादा देशों को सबूत दिए हैं, 100 से ज्यादा देशों से समर्थन मांगा है और पूरा ब्रीफिंग दी गई है। अभी जो आज हमला हुआ इसके बाद भी तमाम बड़े मुल्कों को बताया गया है
उनकी प्रतिक्रिया, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी प्रतिक्रिया भारत के खिलाफ आई हो, कम से कम भारत के एक्शन के खिलाफ आई हो। अगर किसी ने या तो प्रतिक्रिया नहीं दी है तो उसको भी अपनी तरफ हाँ माना जा सकता है, क्योंकि उसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और रही बात कि क्या पाकिस्तान फिर हमें, हमारे ऊपर हमला करेगा और फिर क्या ये आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि शायद इंटरनेशनल प्रेशर इतना पाकिस्तान पे पड़ेगा कि अब मुनीर साहब के पास मतलब इतनी हिम्मत नहीं होगी, कि दमखम नहीं बचा होगा कि वो कुछ करे। हाँ, आईबी पे और एलओसी पे वो फायरिंग करेंगे, सिविलियंस को अपना टारगेट करेंगे, ये पहले से भी करते आए हैं, अभी थोड़ा और बढ़ा देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको दिखाने की अपने जनमत में जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद मुनीर साहब को भी ना जाना पड़ जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर पड़ेगा। अमेरिका, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने यूं ही मनमाने तौर पर अपना मन आया और कर लिया। 14 दिन से जुटा रहे थे समर्थन की अमेरिका का क्या हरी है कि नहीं, रूस की क्या हरी झंडे की नहीं, यूएई क्या कह रहा है, अभी यूएई बातचीत हुई है, सऊदीया क्या कह रहा है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान को पैसे की जरूरत होती है तो इन दोनों मुल्कों के पास भाग के जाता है और वो कुछ दान दे देते हैं तो काम चल जाता है। मैं सिंह में लौटता हूं आपके पास, मैं सिंह में लौटूंगा। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अमीन साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमने आतंक के कैंपों को नष्ट किया। अमीन साहब, अरबिक जो अरब देश हैं, अरब वर्ल्ड है, उसको लेकर किस तरीके से हम देखें इस पूरे घटनाक्रम के बाद? अमीन साहब देखिए, यहाँ तक सवाल है अरब वर्ल्ड का। अरब वर्ल्ड ने देखिए अभी युद्ध हुआ है अरब वर्ल्ड के अंदर ही, जिसको कहेंगे हम, फिलिस्तीन और इजराइल का। तो अरब वर्ल्ड का आपने देखा है क्या हाल था, जबकि यही सिस्टम जो है हमारे देश में भी पाकिस्तान ने किया कि हमारे यहाँ सबसे पहले हमला किया। तो उसका नतीजा ये है कि हमारे देश को सबसे बड़ी समझदारी ये रही कि हमने सबसे पहले विदेशियों को ब्रीफ कर दिया और ब्रीफ करके उनको बता दिया कि स्थिति क्या है। पर हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स बुलाए गए विदेश मंत्रालय में, और हमारे चूंकि कैरियर डिप्लोमेट है मिस्टर जयशंकर, तो इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से काम किया कि ये चीज की थी इन्होंने पहलगाम में, उसको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ कर दिया गया और बता दिया गया कि देखिए साहब, उन्होंने हमारे साथ ये किया है, अगर हम अपने उसमें रिटेलिएट करते हैं या अपने को सेव करते हैं तो हमें क्या करना होगा। यानी हर एक के दिमाग में विदेशों में समझ में आ गया, जिससे ये आपने देखा, अभी बात कर रहे थे आप, यूएस की, रशिया की, सऊदीया की, इवन ईरान तक कन्विंस है। और बराबर का जो मैं कहता हूँ, उनका जो बराबर का बॉर्डर लगा हुआ है इसमें अफगानिस्तान भी हमारे फेवर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं, नॉर्थ में पख्तून है, सिंध है, बलूचिस्तान है, उधर पीओके भी, कहीं भी सब जगह अरेस्ट मचा हुआ है। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए हैं। इवन पाकिस्तान की खुद की एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। और बल्कि आपने ये भी सुना होगा कि इन्होंने अपना आर्म्स एंड एमुनिशन बेच दिया और उससे पैसे कमाए इन लोगों ने, आर्मी के लोगों ने। किसको बेचा? ये रशिया के साथ जिनका युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को बेच दिया। ये सबसे बड़ी बात है। यानी देश में अपने मंगाया कहीं से, वो भी दान का, सहायता के तौर पे, और आगे जाके बेच के पैसे कमा लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ फैक्ट, कि मैं फरवरी में मैं लंदन में था, तो लंदन में मेरा बता रहा था वो टैक्सी वाला कि देखिए ये मुशर्रफ साहब की कोठी है, ये भुट्टो साहब की कोठी है। यानी पाकिस्तान के लोगों का पैलेसेस वहाँ बाहर बने हुए, कहाँ से लाए हैं? और यहाँ वो भूखे मर रहे हैं। एक मतलब पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने पाकिस्तान को लूट के रखा है, सारी जो माल असबाब है वो विदेशों में जमा कर रखा है। आप समझ लीजिए, ये जो किया गया है कल रात, ये एक्सपेक्टेड था और उनको जवाब देना बहुत जरूरी था, जिससे कि उनको पता चल सके कि जो हम अपने कैंप चला रहे हैं, जिसको उन्होंने रक्षा मंत्री ने उनको एक्सेप्ट किया कि हम 30 साल से ये कैंप चला रहे हैं। बताइए, भावलपुर है, मुजफ्फराबाद है, यहाँ पर मतलब कोई तरीका है जो चला जा रहा है उनका, और वो दूसरे देशों में भेजते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, इसके आप भी मुबारकबाद के पात्र हैं कि 90 अप्रोक्सीमेट अभी तक जो स्टेटमेंट आया है उसमें 90 या 100 के आसपास इनके आतंकी मारे गए, और मैं समझता हूँ हज़ारों से कम घायल नहीं हुए होंगे। अब ये देखना है कि क्या पोजीशन होती है। लेकिन अभी हम लोगों ने सबसे अच्छी बात ये है कि डिप्लोमेटिक स्तर को दिखाया, इनको शून्य कर दिया पूरी दुनिया में हर तरीके से। और आप देखिए अभी हमने उन पे, हमारे इंडिया ने अभी उन पे सैन्य कार्रवाई बिल्कुल नहीं की है जो करनी चाहिए लीगली। अभी तक सिर्फ उनको एक झटका दिया है, और उनके जो लोग आका थे, जो ऑपरेट करते थे आतंकवादी गतिविधियों को, जिन्होंने हर अड़ोस पड़ोस को सबको परेशान कर रखा था, उनको बर्बाद कर दिया। जी बहुत शुक्रिया, आप लोग लगातार बने रहिए। और हम यहाँ एक ब्रेक पर जाएंगे,
और ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी गरिमा होंगी आपके साथ में। सेना का गुरूर, ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।